नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। पिछले 4 दिन से छत्तीसगढ़ की सियासत में आया भूचाल अब थम गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के बीच चल रहे विवाद पर विराम लग गया है। सिंहदेव पर संगीन आरोप लगाने वाले बृहस्पत सिंह ने हमले के बाद दिए अपने बयान पर विधानसभा में खेद जताया। सिंहदेव ने भी कहा कि अब मामला खत्म हो गया है, आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए टीम की तरह काम करेंगे। वहीं इस मामले में सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने जमकर तंज कसा है। आरोप प्रत्यारोप, सफाई, सियासत और हंगामे के बाद आखिरकार सिंहदेव बृहस्पत विवाद का दी एंड हो गया। 4 दिन चले घटनाक्रम पर कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के विधानसभा में खेद जताने के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया। अंबिकापुर में हुए घटनाक्रम को लेकर बृहस्पत ने कहा कि उन्होंने भावावेश में आकर बयान जारी किया था। उनके बयान से किसी को बुरा लगा हो तो वो खेद जताते हैं। इसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। इसके थोड़ी देर बाद टीएस सिंहदेव विधानसभा पहुंचे और कहा कि अब मामला समाप्त हो चुका है। ये मामले का पटाक्षेप हो गया। रख ली गई यहाँ पर मामला तो समाप्त है, उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। दरअसल मामला 24 जुलाई को अंबिकापुर में विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हुए कथित हमले से जुड़ा है। इसके बाद विधायक ने सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए विधायक बृहस्पत सिंह की तारीफ की। साथ ही गतिरोध को सुलझाने में भूमिका के लिए सीएम ने विपक्ष को भी सराहा। वहीं पूरे मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए चुटकी ली। बृहस्पत सिंह ने खेद व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया और सिंहदेव जी का भी बयान आ गया। तुम्ही दर्द दिया, तुम्ही दवा देना। अब किससे और इलाज की बात करें जब आपस में दर्द और दवा देने वाले एक ही लोग हैं। अलग अलग उनकी सबने क्षमा मांग लिया, तो अब हमको क्या करना। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विवाद का मुद्दा उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब मंत्री ने ही सरकार पर अविश्वास जता दिया तो सदन चलने का कोई औचित्य नहीं है। सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 5 और 10 मिनट के लिए 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। बहरहाल 4 दिन तक चले इस मामले में जमकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत हुई और आखिरकार पूरे विवाद का क्लाइमेक्स हो गया। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मंगलवार को टीएस सिंहदेव के सदन में दिए गए बयान को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में वायरल किए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसे असंवैधानिक कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में विधायकों की सुविधा के लिए सदन की कार्यवाही का प्रसारण विधानसभा के विभिन्न कक्षों में किया जाता है, उसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में वायरल करना गलत है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर भाजपा के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए गए बयान की भी कई बार सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताया और इस पर चर्चा कराने की मांग की। कि विधानसभा की कार्रवाई में कुछ अंशों को इन कक्षों में लगे किसी टीवी से मोबाइल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है और विधानसभा की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के विपरीत है। अधिकार का प्रकरण बनाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम लोग करेंगे तो हमारे खिलाफ शिकायत हो जाएगी और मुख्यमंत्री का बयान हो जाएगी। सोशल मीडिया अगर मुख्यमंत्री का बयान अगर सोशल मीडिया में चलता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन करता है उसकी जांच होनी चाहिए। कौन करता है? और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन एक बार फिर से धर्मांतरण और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों के बसने का मामला उठाया।
भाजपा सदस्यों ने धर्मांतरण पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग की। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। अध्यक्ष चरणदास महंत इस मुद्दे पर चर्चा कराने का आश्वासन देने लगे। भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण का मामला उठाते हुए इस संबंध में सुकमा के एसपी के पत्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने धर्मांतरण के 1000 से अधिक मामलों की शिकायत है। उनके विधानसभा क्षेत्र में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांकेर जिले में ओबीसी परिवार का धर्मांतरण किया गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने धर्मांतरण के मुद्दे पर लाए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की। जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने पूछा कि क्या सरकार ने रोहिंग्या को बसाने की अनुमति दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, हम धर्मांतरण को लेकर एक नहीं 50 प्रमाण दे सकते हैं। बोडला के बैगा छक में पूरे के पूरे कोई गुगदूर से शुरू करके रोल बमनी तक सेम साटा तक धर्मांतरण बैगा के लोगों में हो रहा है। बड़े बड़े चर्च बनते जा रहे हैं। ये एक संकट का विषय है। रोहिंग्या संकट का विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, उनके नाम से राशन बढ़ रहा है। ये विषय पे सरकार का ध्यान आकर्षित कराया और स्थगन हम लोगों ने लगाया था। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरे दिन हाथियों का मुद्दा गूंजा। इस मामले को भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि हाथियों के हमले से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा विधायक ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से पूछा कि प्रदेश सरकार के पास इतनी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं। आरोप लगाया कि योजना बनाने और कार्रवाई करने का आश्वासन सिर्फ बयानों तक ही सीमित है। भाजपा विधायक ने कहा कि अनियंत्रित हाथियों का भय, रहस्यमयी मौतें और लोगों को नुकसान आम बात हो गई है। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 300 हाथी प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। हाथियों के वन क्षेत्र के आसपास के गांवों तक विचरण करते आ जाने से फसल और मकानों को क्षति होती है। मंत्री ने रायगढ़ जिले में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत की घटना को स्वीकार किया। हाथियों की मौत पर उन्होंने कहा कि इसका कारण प्राकृतिक है। डॉक्टर भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सरकार को विज्ञापनजीवी राज्य सरकार बताया है। रमन सिंह के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम भूपेश ने लिखा कि रमन सिंह जी, हमने 2.5 साल में प्रचार प्रसार की जिस राशि का भुगतान किया है उसमें से 65 करोड़ 16 लाख रुपए तो आपके चेहरे को चमकाने के लिए किए गए विज्ञापनों का भुगतान था। 125 करोड़ 46 लाख का भुगतान अभी भी लंबित है। सीएम ने लिखा है कि आप जब सरकार छोड़कर गए थे तो विज्ञापन और प्रचार प्रसार का 190 करोड़ 62 लाख का भुगतान जनता के सिर छोड़कर गए थे। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि बाबा तुलसीदास कह गए हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उसके चेहरे चमकाने के लिए पैसा हम दे रहे हैं भाई। चेहरा तो उनका चमका और पैसा हम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ब्याज आप चुका रहे हो, ब्याज भरने काम कर रहे हो, तो कर्जा तो आप लिए तो ब्याज तो हम भरेंगे ही। कर्जा भी चुकाएंगे, ब्याज भी भरेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2485 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस अनुपूरक बजट से छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में विकास होगा। खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए ये राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण के मामले में ये कहा कि ये राज्य के हित में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है जो राजीव गांधी कृषक भूमिहीन मजदूर न्याय योजना से प्रति परिवार को प्रति वर्ष 6000 देने जा रही है। इसके लिए हमने अनुपूरक बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल में सेस लगाती है जिसकी राशि राज्यों को नहीं देती। लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा 1995 वर्ग किलोमीटर कैबिनेट में जो प्रस्तुत हुआ उसमें कोई कटौती नहीं की जा रही है। अंतिम प्रकाशन के बाद सबको जानकारी हो जाएगी। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए और साथ ही बहुत सारे अन्य विकास कार्यों के साथ साथ जो मुख्य रूप से कोविड संक्रमण के बचाव एवं उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्रावधान
957 करोड़ 47 लाख के इसमें सप्लीमेंट्री बजट में रखा गया है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दुर्ग के स्मृति नगर चौकी में भिलाई के उद्योगपति कमल कुमार सेन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह और उनके सहयोगी रणजीत सिंह सैनी पर आरोप है कि उन्होंने कमल कुमार सेन को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूले। पीड़ित कमल सेन का आरोप है कि रायपुर के उद्योगपति आशीष सिंघानिया से लेन देन को लेकर कुछ विवाद था। आशीष दुर्ग के तत्कालीन आईजी जीपी सिंह से अपनी पहचान का रौब दिखाने लगा, फिर कमल सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आईजी के सहयोगी रणजीत सिंह ने देरी से चालान पेश करने के एवज में 1 करोड़ की डिमांड की और एडवांस के तौर पर 20 लाख वसूल लिए गए। इसके बाद भी कमल सेन को 6 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ी। जीपी सिंह पर एसीबी की कार्रवाई के बाद पीड़ित को मुंह बंद रखने की धमकी मिल रही है, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। और जीपी सिंह से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। जीपी सिंह को नोटिस दिया गया है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह को नोटिस दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने यह नोटिस जारी किया है। राजद्रोह के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। कल दोपहर 12 बजे पूछताछ होगी। कोतवाली पुलिस जीपी सिंह से पूछताछ करेगी। तो पुलिस ने उनके घर जाकर परिजनों को नोटिस दिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, कल 12 बजे उपस्थित होना पड़ेगा कोतवाली में। विजय जी, देखिए, जिस तरीके से निलंबित एडीजी जीपी सिंह हैं, उनके खिलाफ जो रायपुर कोतवाली में जो राजद्रोह का मामला उसमें दर्ज है, उसमें अभी तक जो है उनके सहयोगियों के 164 के बयान भी दर्ज हुए हैं। उसके अलावा उनके जो स्टाफ है उससे भी पूछताछ की गई है और उसके बाद कई लोगों से उसमें पूछताछ की गई। लेकिन अब जो है पुलिस को कुछ सवाल हैं, कुछ अनसुलझे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है खुद निलंबित एडीजी जो जीपी सिंह है वही दे पाएंगे। तो उसको लेके पुलिस जो है अपने केस के लिए उनके पूछताछ के लिए उनको तलब करने के लिए उनको एक नोटिस जारी किया है, जो आज जारी किया गया। उसमें उसकी तामीली जो है उनके घर जाके उनके परिजनों से कराई गई है और कल दोपहर 12 बजे, गुरुवार को 12 बजे उनको यहाँ पे कोतवाली उपस्थित होने के लिए कहा गया है उसमें। और उसके बाद जो है क्योंकि उसमें कई ऐसे अनसुलझे सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो ईओडब्ल्यू का जो रेड कार्रवाई हुई थी उसमें कुछ दस्तावेज उसमें मिले थे। उसके बाद ये राजद्रोह का मामला उसमें दर्ज किया गया था। उसके बाद जो उनसे पूछताछ उसमें करनी थी, क्योंकि क्यूडी से भी उनकी जो जांच आई है, उनके जो दस्तावेजों में राइटिंग जो है राइटिंग उनकी मिलान हुई है। उसमें कुछ सवालात हैं जिसको जो अनसुलझे सवाल कह सकते हैं, जो जिसके जवाब खुद जीपी सिंह ही दे पाएंगे। तो उसके लिए उनको पुलिस को जरूरत है। हालांकि इससे पहले भी ईओडब्ल्यू ने उनको नोटिस जारी किया था, लेकिन वो नियत तिथि और नियत समय पे नहीं पहुंचे थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कल कोतवाली में वो 12 बजे तक उपस्थित होते हैं या किसी तरह का पूर्व की तरह लेटर भेजते हैं। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो निलंबित एडीजी जीपी सिंह को नोटिस दिया गया है। कल 12 बजे उन्हें कोतवाली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।